नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से। एबीपी लाइव में आपका स्वागत है मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई। तो आजकल आपका कैसा चल रहा है राजनीति और संगीत का मिश्रण? देखिए, संगीत तो बहुत शाश्वत है, वो तो हम्म, बड़ी कृपा है ईश्वर की, अगर हम्म, किसी को मिल जाती है। हम्म, लेकिन संगीतकार हो, वकील हो, पत्रकार हो, हम्म, इस सबको राजनीति में आने का हक है, सेवा हम्म, करने का हक है। और उसमें उसमें भी सुर बना रहे, ये बहुत जरूरी है, हम्म। तो बेसुरा न हो। तो आप अभी क्षेत्र में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, उस बीच में कभी आप रियाज करने के लिए समय निकाल पाते हैं क्या, हाँ संगीत हाँ, का लिखने के प्रतिदिन लिए? प्रतिदिन प्रतिदिन हमारा टाइम फिक्स है। सुबह उठने के बाद हम्म, अगर कोई बहुत ऐसी ऐसी अड़चन नहीं है कि समय नहीं है, कहीं भागना है या फ्लाइट पकड़नी है, हम्म, तो हमारा आधा घंटा हम्म। मेरे व्यायाम और 15-20 मिनट म्यूजिक। इधर म्यूजिक में कोई संगीत नई गीत लिखी क्या भोजपुरी में आपने? रोज ही लिखता रहता हम्म, हूँ रोज ही लिखता रहता हूँ। और अभी जैसे आज रात में भी गाना गाऊंगा, हम्म। तो चलते रहता है। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम अभी दे रहे हैं, पहले जैसे हाँ देते थे? हाँ, वो तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम वही है हम्म। आज भी। कभी ऐसा होगा क्या कि जब पूरी तरह अभी तो पूरी तरह ही है पॉलिटिक्स में, लेकिन कभी संगीत से छूट जाए नाता, ऐसा होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म, सांस टूटेगी तो संगीत से नाता टूट हम्म, जाएगा। हम्म। तो अब दिल्ली की राजनीति पे बात करते हैं। दिल्ली की राजनीति में अभी बीजेपी न तो नगर निगम में है और न ही विधानसभा में है, और 2024 का इलेक्शन जस्ट आने वाला है, एक साल बाद। तो इसके लिए क्या मनोज तिवारी प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, ये सत्य नहीं है कि नगर निगम में नहीं है। 104 हमारे पार्षद हैं। हम्म, और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो तो हमारा होगा, जो हम्म, उसको आम आदमी पार्टी हम्म, रोक रही है। हम्म। और विधानसभा में भी हमारे 8 विधायक हैं। लेकिन 60 और 70 में से 8 विधायक की संख्या क्या होती है? कुछ भी हाँ, तो नहीं। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम्म, है। हम्म, हैं, सत्ता से बाहर है मतलब। सत्ता से बाहर है। हम्म, हाँ, तो सत्ता से बाहर और अंदर तो एक वो अलग प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली महसूस करने लगी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रख के दिल्ली ने क्या खोया क्या पाया। अगर बीजेपी केंद्र में नहीं होती हम्म। तो आज प्रगति मैदान का टनल कैसे होता, कौन करता। अगर बीजेपी सत्ता में केंद्र में नहीं होती तो आज धौला कुआं का रास्ता चौड़ा भी हो सकता है, कौन सोचता। बीजेपी अगर सत्ता में नहीं होती केंद्र में, तो आज NH-24 से हम 45 मिनट में मेरठ पहुंच जाएंगे, कैसे होता। और जो दिल्ली में रहने से होता हो सकता था, वो आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी प्रेम भाई। आप दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसी क्या कमी रही कि लोगों को कन्विंस करने में आप एक तरह से सफल नहीं हो पाए कि वो बीजेपी को स्टेट में आप सत्ता में लाते? क्या आप कुछ महसूस करते हैं आप? नहीं, हम जब अध्यक्ष थे तो निगम में हम तीसरी बार आए थे और हम्म, बहुत प्रचंड बहुमत से आए थे। हम्म, और जब आम आदमी पार्टी 2015 में हम्म, वो 70 में 67 सीट लेके आई थी, हम्म, तब हम उसको 2.5 साल बाद बुरी तरह पराजय का हार चखना पड़ा था आम आदमी पार्टी को। हम 272 में 181 सीट लेके आए थे, जहां 70 में 67 सीट पाने वाली आम आदमी पार्टी को मात्र 46 सीट से संतोष करना पड़ा था 272 में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी तो बहुत जमीन लेवल पर मजबूत पकड़ बना ली है, और अब 2024 का चुनाव भी आने वाला है, खास तौर पे बिजली और फ्री फ्री बिजली और फ्री पानी के जरिए। तो आप इसको 2024 में आप जो 7 सांसद है, कैसे जीत पाएंगे 2024 का चुनाव? कहाँ है दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी? कौन बता दे, कोई एक आदमी ला दीजिए जिसको पीने का पानी फ्री में मिलता हो। लेकिन ऐलान तो ऐसा ही है। तो ऐलान तो, उसी ऐलान के कारण तो आज दिल्ली भुगत रही है।
और दिल्ली में 92% लोगों की बिजली पहले से ज़्यादा बढ़ के आ रही है। बिल 8% लोगों को बिजली के 200 यूनिट तक जिनकी है उनको उसका लाभ है भी, लेकिन क्या उनकी गलियां बनाने का काम नहीं करना चाहिए दिल्ली की सरकार को? उनके जो बच्चे बीमार पड़े तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक में क्या इलाज होता है सर? ऐसा नहीं है कि कहीं आप लोग कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं जनता को? नहीं तो रहे ही है, बिना नाकामी के तो चुनावी हार जीत होती नहीं है। तो हम वो कन्विंस जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए थे, ये तो सच्चाई है। लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इस निगम में आम आदमी पार्टी की सीटें ज़्यादा जरूर आई, लेकिन आम आदमी पार्टी का 13% वोट घटा है। तो हमें लगता है कि अब दिल्ली 2024 में भी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 वाले में तो पहले से भी आशीर्वाद देती आई है, बल्कि 2014 में 48% हम लोगों को वोट मिला था। दिल्ली की जनता ने 2019 में हम लोगों को 54% वोट दिया, और इस बार जो आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया, जो वादा से पीछे हटे, जो हर 3 साल पे जमुना जी को सफाई का नया डेट दे दिए, तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से 2025 में भी अब इस बार बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा। 2023 में जिस तरह से रिजल्ट आया है, 22-23 में जो नगर निगम चुनाव हुआ, 23 में ही, तो उसको लेके 2024 में मनोज तिवारी अपनी सीट को लेकर कितना कॉन्फिडेंट थे? नहीं, हम तो आज भी जीते हैं। हम 2023 में भी कहाँ हारे हैं। हमारी लोकसभा में हमने आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हराया है। हमारे यहाँ तो निगम भी नहीं जीत पाए हैं, हम जीते हैं। तो क्या 2023 में मनोज तिवारी दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे, या अपने गृह जनपद बक्सर के लिए तैयारी में है? नहीं, अब तो सोचना ही नहीं है, जीवन में बस दिल्ली ही है। राजनीतिक क्षेत्र दिल्ली ही रहेगी एकदम, बिल्कुल। आजकल आम आदमी पार्टी जो है, पूरी आम आदमी फोकस हो गई दिल्ली की सियासत, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट को लेके फोकस हो गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी का सर्टिफिकेट तो पब्लिक डोमेन में है, उसको पूछने कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने डांटा ना। तो अगर हमारा कोई सर्टिफिकेट देखना चाहे तो मैं तो डाल रखा हूं, देख लो। लगातार संजय सिंह, उसके अलावा सीएम केजरीवाल जी, सब लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि पीएम, अभी मनोज सिसोदिया जी ने जेल से चिट्ठी लिखी, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि वो जेल में जाना शुरू हो गए हैं। यही तो सच्चाई है कि वो, उनका सबसे करीबी व्यक्ति सत्येंद्र जैन जेल में चले गए, कोर्ट ने अभी तक उनको बेल नहीं दिया। उनके दूसरे सबसे करीबी व्यक्ति मनीष सिसोदिया जी, वो भी जेल में चले गए। जेल में अगर कोई, हम चाहें किसी को तो 1-2 दिन के लिए जेल करा सकते हैं, बेल की व्यवस्था है ना, बेगुनाही तो साबित कर सकते हैं लोग। लेकिन अब कोर्ट भी बेल नहीं दे रही है। और अब तीसरा नंबर अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, जिस प्रकार से तड़पाया है, उसका तो दिल्ली की जनता हिसाब लेगी। लेकिन ईश्वर तो देखता है ना साहब। अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए फेस टाइम वीडियो पे बोला कि ये जो विजय नायर है, ये मेरा खास व्यक्ति, इसको दे दो। तो सब व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हो गए हैं। तो जो जेल में जाने वाला है अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा। तो वो दिखा रहा है कि हम पीएम मोदी से उनको गाली दे रहे हैं, तो बाद में जब वो जेल जाएगा हम गाली दे रहे थे इसलिए चले गए। लेकिन केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं और वो जेल की बात करते हैं। हमें जो सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो उनको जेल भेज दिया, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं तो जेल भेज दिया। अच्छा शिक्षा का अभी आपने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी होगी, रिजल्ट्स आए हैं। हाँ। अच्छा शिक्षा का देखें ना कि 80% बच्चे फेल हो गए 9वीं और 11वीं में।
यही अच्छी शिक्षा है। उसके बाद बयान आया, शायद आपने सुना होगा बयान। हाँ। उस बयान में स्पष्ट कहा है कि जो पढ़ने में ठीक है वही पास होगा ना। तो 80% ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। उन्होंने जब कहा तो यही तो बात हम बोल रहे हैं, हम भी आपको इसी अपने ट्वीट पे जहां उनसे हम बात कर रहे हैं उसको उसी को तो हम देख रहे हैं। तो हमने कहा कि इसका मतलब तो आपने माना ना कि 80% पास होने लायक नहीं है, तो ये कैसे अच्छी शिक्षा हो गई सर, जहां 80% बच्चे, 90% बच्चे 11वीं में कई स्कूलों में। हाँ, वो तो मीडिया रिपोर्ट्स में आई है, हर जगह खबरें छपी हैं। अगर यही क्या, जहां 90% बच्चे फेल हो जाएं, वो अच्छी शिक्षा है? अरविंद केजरीवाल जी कौन कॉलेज से पढ़े हो भैया? तुम्हारी डिग्री फर्जी तो नहीं है? नहीं। और हर आदमी हमारे पास किसके लिए आता है? सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। कहां गया दिल्ली का प्राइवेट ये सरकारी स्कूल? नहीं, वो लोग तो लगातार दिखा रहे हैं कि हमने सुविधाएं इतनी विकसित कर दिया है, और वहाँ स्विमिंग पूल हो गए हैं, और लाइब्रेरी हो गए हैं, लैब्स हो गए हैं हर स्कूल्स में ऐसे। तो स्विमिंग पूल में चाकू मारना सिखाया जाता है बच्चों को। आए दिन दिल्ली स्कूल के बच्चे आपस में चाकूबाजी कर रहे हैं, एक तो मर गया। सर, हमारे बच्चों को यहाँ 3-4 घटनाएं हो गई जहां बच्चों ने वो सुआ होता है ना, सुआ, वो मारा है। अगर ये नहीं जानकारी है तो ये चिंता की बात है। बट ये छोटी घटना नहीं है सर। ये कहाँ की घटना है? हमारे मुस्तफाबाद की घटना है, यमुना विहार की घटना है। अभी एक दूसरे जगह की भी घटना आई है और बच्चा डाइड। तो ये कौन सा स्विमिंग पूल है जहां ये सिखाया जाता है? कौन सा स्कूल है जहां ये सिखाया जाता है? आप शिक्षा का स्टैंडर्ड देख लीजिए प्रेम प्रताप भाई, कि 92% बच्चे फेल 11वीं में, 82% बच्चे फेल 9वीं में। और अब के थोड़े दिन पहले की आपको एक घटना, आपको शायद जानकारी हो अन्य हो, यहां दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर अभी जो है वो नहीं, इनके पहले जो हैं वो एक स्कूल में ये बताते हुए उनका वीडियो लीक हो गया था कि तुमको कुछ आता हो या नहीं आता हो, कुछ ना कुछ लिख दो। आपको मालूम है कि नहीं ये बात? ये जानकारी है, जानकारी हाँ, है। तो जहां एजुकेशन डायरेक्टर बच्चों को ये कह रहा हो कि आपको, तुमको खाली मत छोड़ना, कुछ भी लिख दो, पास करना मेरा काम है। ये आप दिल्ली के बच्चों की शिक्षा की इस स्टैंडर्ड को क्या कहेंगे? ये तो सीधे सीधे मैं बच्चों के भविष्य की हत्या बोलूंगा। और उसके बाद रिजल्ट इस बार क्या हुआ पता है सर? इस बार हमने कह के नकल को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम लगवाई है, जिसके कारण वो नकल नहीं करवा पाए, तब ये रिजल्ट है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बीजेपी हमें काम ही नहीं करने दे रही है, हर बात को लेके एलजी से लड़ाई होती है। ये तो एक अरविंद केजरीवाल क्या, उनका एक मोडस ऑपरेंडी है प्रेम भाई। एबीपी लाइव के लोगों को मैं इस बात को कई बार बोलता हूं कि विक्टिम कार्ड खेलो। आपको लीकर पॉलिसी बनाना था तो आप बना लिए। आपको गली गली शराब की दुकान खोलनी थी, आप खोलने लगे। तब केंद्र सरकार कहां थी? तब तो हमें केस करना पड़ा ना, फिर आपको उसको रोल करके भागना पड़ा ना। केंद्र कभी भी दिल्ली सरकार को ऐसे किसी कार्य के लिए रोक ही नहीं सकती। हम कहां रोक रहे हैं जमुना जी को सफाई करने के लिए? लेकिन एलजी तो बार बार सरकार को परेशान, दिल्ली सरकार को रोकते हैं काम करने से, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, बार बार उनके फाइलें पास नहीं करते हैं, ऐसी खबरें तो आती हैं। क्योंकि फाइल पे सीएम का सिग्नेचर नहीं है। अगर फाइल आप पास कर रहे हैं और सीएम उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है तो उसमें कौन सा दोष है फाइल में? व्हाई नॉट यू आर नॉट साइनिंग? एलजी ने तो ऐसी बात बताई है कि दिल्ली वालों के होश उड़ गए हैं। आप सारा भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं, साइन करने के लिए किसी पे मनीष सिसोदिया करेंगे, किसी पे सत्येंद्र जैन करेंगे, किसी पे सिर्फ अधिकारी करेगा। तो आपके मन में पहले से ऐसी प्लानिंग चलती है, तो एलजी कैसे कह सकते हैं कि बिना सीएम के साइन के हम फाइल को पास कर दें? हु विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो क्या लगता नहीं है कि टकराव दिल्ली की जनता के लिए ठीक नहीं है? ये टकराव नहीं है, इसको टकराव का नाम देना अरविंद केजरीवाल के कॉज को समर्थन देना है। अरविंद केजरीवाल जी सीएम है ना, तो उनको क्यों नहीं साइन करना चाहिए? वैसे इतना पूछना चाहता हूं। क्या सीएम वो साइन नहीं कर रहे हैं? सीएम ने, देयर आर मोर देन डजन्स फाइल, एक भी फाइल पे जो
करीब 2 दर्जन के आसपास फाइल पकड़ी गई है जिसपे वो एलजी से बोलते हैं पास कर दो, बट वो नहीं साइन करेंगे। तो मंत्री उसके लिए कॉम्पिटेंट है ना। मंत्री नहीं, मंत्री जिस काम के लिए हर चीज कॉम्पिटेंट है, हर चीज तो सीएम के पास होता नहीं है, मंत्री के पास होता है। उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल बना होता है, उस प्रोटोकॉल के दायरे में होता है। करेक्ट। लेकिन जिस पे सीएम की साइन चाहिए उस पे सिर्फ अधिकारी क्यों साइन करेगा? ऐसी कोई फाइलें हैं क्या आपके पास? 2 दर्जन से ज्यादा प्रेम भाई, जैसे एक आध एग्जाम्पल। जिसको एलजी साहब ने लिखा है उस चिट्ठी को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर उस चिट्ठी के मजमून को नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर तो ये सारी चीजें ही हवा में हो जाएंगी। अभी विधानसभा में एलजी के लिए सीएम ने कुछ शब्द बोले थे, आपको भी ध्यान होगा। हाँ। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बदतमीजी, गंदगी, हमारे भोजपुरी में कहा जाला छिछड़ाई। तो मैंने यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो भाषा आप प्रधानमंत्री के लिए और एलजी के लिए विधानसभा में बोले हैं, अगर दम है तो बाहर मीडिया के सामने या अपने किसी बयान में किसी मंच पे बोल के दिखा दो। आप बार बार उनको ऐसी धमकियां क्यों देते हैं कि आपको लोग पीट डालेंगे, मार डालेंगे, इस टाइप से? नहीं, पीट डालेंगे हम तो, ऐसा कुछ आपने धमकी भरे लहजे में ट्वीट भी किया था। नहीं, मैं अभी क्या कह रहा हूं कि दम है ऐसा। अभी मेरी बात को अच्छे तरह से जाने दीजिए। अगर दम है अरविंद केजरीवाल को, तो जो भाषा प्रधानमंत्री के लिए बोले हैं विधानसभा के अंदर, एलजी के लिए बोले हैं विधानसभा के अंदर, जरा बाहर मीडिया के किसी बाइट में या किसी मंच पे बोल दें। क्योंकि देश में मुझे विश्वास है कानून है और वो कानून उन पर तुरंत कार्रवाई करेगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे बैठे हों। लेकिन वो जानते हैं कि विधानसभा में बोलूंगा तो विधानसभा में बोलने पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। और जहां तक रहा मेरे बोलने की बात की, तो वो तो मैं उनको बचाता हूं। अच्छा, दोस्ती निभाते हैं? नहीं, दोस्त तो वैसा व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता। वो तो जो दिल्ली के बच्चों सांसों का दुश्मन है, जो व्यक्ति दिल्ली में मजदूरों का पैसा भी खा जाता है अपना कार्यकर्ता का फर्जी नाम बना के, वो किसी का दोस्त, मेरा तो दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आप जरा सा पब्लिक में जाएं तो उनकी सुरक्षा बढ़वा दिया जाए, क्योंकि पब्लिक में गुस्सा बहुत है। और उस गुस्सा का रिजल्ट देखे ना आप, हमारी लोकसभा में क्यों नहीं जीत गए, हमारी जस्ट पड़ोसी की लोकसभा में क्यों नहीं जीत गए? या वहां अरविंद केजरीवाल जी का शासन नहीं होता है? विपक्ष का तो आरोप है लगातार जब से सिसोदिया जेल में गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मनीष सिसोदिया या विपक्ष जो है उसका कहा हुआ को तो पहले स्टडी करना पड़ेगा ना। मतलब आप शराब घोटाला करें, हम रोके तो हम दुश्मन हैं। अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि उन्होंने घोटाला किया है, या उन्होंने, जो ईडी केवल खबरें आ रही हैं उसमें फैक्चुअल है क्या कुछ? तो क्यों नहीं उनको बेल मिल जा रही है? वो तो कह रहे हैं कि जानबूझ के, आज तक मिला नहीं। बार बार ये बयान आ रहा है आपकी तरफ से, कुछ नहीं मिला। कोर्ट बीजेपी तो नहीं है सर, कोर्ट क्या बीजेपी है? कई बार वो ऐसा दिखाते हैं कि कोर्ट जो निर्णय ले रही है उसको कहते हैं बीजेपी ऐसा कर रही है। अरे भाई, बीजेपी का 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, अपराध पे। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम कोर्ट नहीं है। कोर्ट हमें भी डांट फटकार कर सकती है, लेकिन जब निर्णय आता है कोर्ट का, अब आप चाहेंगे कि हम लंदन में जाके कहें कि हे ब्रिटिशवासी लोग, आओ जरा हमारे देश में लोकतंत्र बचाओ। तो जिनको हमारे देश के लोगों ने डंडा मार मार करके, गोलियां खा खा करके उनको भागने को मजबूर कर दिया, वो हमारा राहुल गांधी जी कहने से लोकतंत्र बचाएंगे? देश को ये गाली है। तो राहुल गांधी का तो आरोप है कि हमें सदन में बोलने ही नहीं दिया गया। इतने दिन हंगामा रहा, आप भी सदन में रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री से ज्यादा बोले हुए हैं। आप किसी दिन एबीपी लाइव इसकी समीक्षा कर ले। हर टॉपिक पे
राहुल गांधी जी का भाषण, उनकी आवाज दबाई जाती है, माइक दबा दिया जाता है। ये तो सुनने वाले को इतना सुनाई दे रहा है, फिर कैसे? हम तो बोलते भी नहीं उनके, जब वो राहुल गांधी बोलने शुरू करते हैं तो हम लोगों को आता है कोई हल्ला नहीं करेगा, ध्यान से सुनो। हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं उनको। अब उनको बोलना ही नहीं आता तो हम क्या करें? बोलना है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, और अब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से उनके 10 लाइन की एक शब्द तो कनेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं कनेक्ट होता है। तो अब उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी हो चुकी है, तो उसमें हम लोग क्या करें? उनकी शिक्षा दीक्षा तो विदेश में पढ़े हुए हैं, अमेरिका में पढ़े हुए हैं, तो शिक्षा दीक्षा तो कम नहीं है। तो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं कि मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूं? उनके एफिडेविट में नहीं लिखा जाता है। ऐसा नहीं लगा कि उनकी सदस्यता खत्म करने में थोड़ी सी लोकसभा के लेवल पर जल्दीबाजी की गई? एक्चुअली जल्दीबाजी हमको आपको सोचने में हो जाता है। 2019 में प्रहलाद लोधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, मध्य प्रदेश के विधायक थे बीजेपी के। नेक्स्ट डे जब वो पहुंचे विधानसभा में तो कांग्रेस की सरकार थी, ज्यादा दूर नहीं, कम अभी 2019, और जैसे ही पहुंचे उनको सदस्यता खत्म होने का प्रमाण पत्र थमा दिया गया। क्या कांग्रेस को भूल जाता है? क्या राहुल गांधी जी के लिए वो हमारा संविधान उनके लिए नहीं है, कानून उनके लिए नहीं है? किस अहंकार में आप ऐसा बोल रहे हैं? सदस्यता तो खत्म हुई, उनकी घर भी खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया। नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमारे मनोज तिवारी को भी, या मान लीजिए किसी बड़े से बड़े मंत्री को भी, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या नेक्स्ट डे पुलिस पहुंच गई क्या उनको खाली कराने? नहीं, खाली कराने ऐसे कुछ दिन समय देते, लेकिन अभी तक कागज और कंप्यूटर थोड़ी समय देगा प्रेम भैया। वो तो उधर आया, सिस्टम में आया, वो जनरेट हो गया, उसको कैसे रोक सकते हैं आप? अभी सतपाल मलिक ने कहा है कि अडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी जी है, वो किसी पद पे नहीं है, फिर भी उनका सरकारी आवास है। अरे भाई, तो उनके सरकारी आवास किसी न किसी सुविधा के तहत होंगे। हो सकता है किसी गेस्ट के नाम पे रह रहे हो, तो राहुल गांधी जी रह जाए किसी गेस्ट के नाम पे, उनके और सांसद उनके लिए गेस्ट खाली करने को तैयार नहीं है। उनको तो बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं घर। तो जब भी देखिए, हमें सत्य जानकारी देनी है। कोई भी सदस्य, आपको भी अगर मैं चाहूं तो हमें जो गेस्ट एकोमोडेशन मिलता है, मैं बोल दूंगा कि 4 महीने के लिए प्रेम प्रताप सिंह जी को दे दिया जाए, तो आप रहने लगेंगे उसमें। यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है। तो अगर हम अपने किसी अधिकारी को देर दिए हुए हैं तो दे सकते हैं, उसमें छुपाने वाली क्या बात है? तो 2024 और 25 के लिए क्या प्लान है कंक्रीट जीतने के लिए मनोज तिवारी के पास या बीजेपी के पास? देखिए, आधा प्लान तो हम लोग करते हैं, आधा विपक्ष कर लेता है खुद ही अपने हारने के लिए, अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपने आचरण से, देश को गाली देके। तो देश की जनता तो बहुत सूक्ष्मता से देखती है। उनको पता है देश की जनता को कि कौन है जिसने देश के 48 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक से जोड़ा। उनको पता है कौन है जिसने 11 करोड़ घरों में पहली बार शौचालय बना के दिया। आपकी नज़र में 2024 का जो इलेक्शन होगा, उसमें मोदी जी के सामने सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा विपक्ष के तौर पर? नहीं, हमको तो 22-23 ठो दिख रहे हैं। वो किसी में कोई एक तो है ही नहीं। तो है लोग, बहुत लोग हैं, 2 दर्जन तो लोग हैं। कोई एक चेहरा, कोई एक नाम बताइए जिसको, जो ताकतवर हो, लगे कि हाँ ये सामना कर सकता है। देखिए, मोदी जी ताकतवर व्यक्ति नहीं है। मोदी जी लोगों के दिलों में बसे व्यक्ति हैं, भारतीयों के दिलों में बसे हैं। तो अब ताकतवर जिसका पूरा वो WWF में जाके मार देगा, वो गिरा देगा, उस ताकत से नहीं, देश के लोगों के हृदय में बसने से होगा। और वैसा इस समय विपक्ष में कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष, मैक्सिमम विपक्ष भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा है प्रेम प्रताप भाई। लेकिन सब एकजुट हो रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट होंगे। अखिलेश, ममता दीदी,
नीतीश कुमार बिहार के, तेजस्वी यादव, शरद पवार। नहीं, ये सभी लोग, मुझे बुरा नहीं, किसको कोई गुस्सा मत करिएगा सुनने वाले लोगों, ये सब अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व तो बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जनता के लिए बीजेपी लड़ती है और लड़ी है। 1977 में क्या हुआ? भारतीय जनसंघ ने अपना नाम ही समाप्त कर दिया इमरजेंसी के बाद, याद है ना भैया? जयप्रकाश जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ समाप्त हो गया। क्या हो गया? जनता पार्टी, सभी पार्टियां जनता पार्टी। इतना बड़ा सोच है। तो हम लोग आज भी, आज अभी देखिए मैं आ रहा हूं, सांसद खेल महोत्सव करा के आ रहा हूं। तो सांसद खेल महोत्सव, सांसद खेल कराएगा, शतरंज करा रहा है, स्केटिंग करा रहा है, बैडमिंटन करा रहा है, क्रिकेट करा रहा है, एथलेटिक्स करा रहा है, फुटबॉल करा रहा है। तो वो जो खेल का मंच जो पा रहा है, वो राहुल गांधी जी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सोचेगा। इन सभी विपक्ष के लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अभी तो ये लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए चुनाव हार रहे हैं। 20 साल के लिए आप? हाँ, अभी तो ये 20 साल के लिए चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने अपने को जनता के हित में नहीं लगाया तो मुझे लगता है कि अगले 50 साल तक तो कोई संभावना और किसी की नहीं है। बीजेपी के प्रति लोगों के दिलों के दरवाजे और तेजी से खुलते जा रहे हैं। मोदी जी के बाद बीजेपी में कौन चेहरा है जो आगे प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बन सकता है? ये तो हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए प्रेम प्रताप भाई, इसलिए नहीं कि आपके सवाल से मैं बचना चाहता हूं, हमारे यहाँ सच में ऐसा है ना कि एक लोकतांत्रिक ढंग से व्यक्ति को चुन लिया जाता है और उसकी एक प्रक्रिया है अपने यहाँ, उसको फॉलो करते हैं। अभी तो मोदी जी को हम लोग 2047 तक देख रहे हैं। अब आप हंसेंगे मोदी जी की हर योजना 2047 के लिए है ना? तो मोदी जी एक व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ लोगों की नजरों में वो एक उनका हाड़ मांस का शरीर हो सकता है। हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी इस देश के अगले 1000 वर्षों के लिए प्रेरणा है। तो ये जो आप बात बता रहे हैं, ये तो 2014 से के बाद आपके मन में आया होगा? हाँ, बाद में आया, 14 में नहीं आया। लेकिन उसके पहले तो आप तो सपा से टिकट लड़ चुके थे। हाँ, लड़े थे ना। तब हम भी ऐसे ही सोचते थे कुछ नहीं हो सकता यार, रिश्तों पे राजनीति होती थी। तब आपको सपा में कौन ले गया था? अमर सिंह जी। अच्छा। हाँ, उन्होंने टिकट दिलाई थी? दिलाई थी, हम मांगने थोड़ी गए थे। वो जल्दी हमारे गले में थमा दिए जिसे लोग कहते हैं ना कि मैं समाजवादी पार्टी में गया था। आपको लग रहा था कि आप योगी जी के अगेंस्ट जीत जाएंगे? ना ना ना, लग दे। जैसे ही नाम सुना कि मुझे लड़ना है गोरखपुर से, मैं समझ गया मेरे जीवन में 15 साल के अंदर पहली हार होने वाली है। भाई योगी जी के तो हम भी पक्षधर थे ना, लेकिन अब वो फंस गए, लड़ना भी नहीं चाहते थे। तो उसकी एक अलग कहानी, उसका एक इंटरव्यू अलग करना पड़ेगा आपको। अमर सिंह जी, हम अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहे थे। अमर सिंह जी को तो मैं बस खाली संकोच में बहुत मैं कोशिश किया था। अंदर की समाचार में एबीपी लाइव पे खोल रहा हूँ आज कि मैं तैयारी नहीं हो रहा था, लेकिन वो अमर सिंह जी और फिर अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे रहते थे। अमिताभ बच्चन जी कुछ बोलते नहीं थे, जब भी वो बोलते थे वो चुप रहते थे, देख लो। लेकिन मैं सोचता था अमर सिंह जी उनके इतने बड़े मित्र, इनको ना कर दूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मेरा कैरियर था थोड़ा सा आ जाएगा कैरियर, और थोड़ा सा मैं रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा इमोशनल हूँ। हाँ, हो गया। तो चुनावी भर था, चुनाव बाद उन्हीं का झगड़ा हो गया अमर सिंह जी का। वो जहां भी होंगे संसार में। अमिताभ बच्चन से नहीं, सपा में, समाजवादी पार्टी से, सपा से। मुलायम सिंह से झगड़ा नहीं था। अच्छा, अमर सिंह के आप करीबी रहे, अमिताभ बच्चन जी, अमर सिंह में क्या ऐसा क्वालिटी थी कि सारे एक्टर और एक्ट्रेस को लेके जहां इच्छा वहां चले जाते थे? उनके करियर का ध्यान रखते थे।
क्या क्या ऐसा करते थे उन्हें करियर को लेके? फिल्म में रोल दिलाते थे? हाँ, फिल्में दिलवा देते थे, और फिल्में दिलवाने के साथ साथ उनको कभी आर्थिक जरूरत पड़ती थी तो वो खड़े हो जाते स्पॉन्सर करते थे? थे, स्पॉन्सर करते थे, बड़े बड़े स्पॉन्सर दिलवा देते थे। तो कलाकार को ये तो बहुत बड़ी हेल्प है ना। क्योंकि एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हुए जो उसके पीछे पूरा फिल्म इंडस्ट्री घूमते रहती थी। उनसे बहुत वो जरूरत पे खड़े होते थे, बोली कभी डांट फटकार भी देते थे, गरिया भी देते थे, लेकिन जो उनका मित्र जरूरत पे अगर संकट में था ना, तो अमर सिंह उसके लिए चट्टान की तरह खड़े होते थे। कभी आपके लिए खड़े रहे क्या? हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो कैसे आपको पता है कि ऐसे स्पॉन्सर करते थे, खड़े रहते थे? मैंने या अमिताभ बच्चन जी के साथ उनको खड़ा होते देखा, मैंने जया प्रदा की जरूरतों पे उनको खड़ा होते देखा, मैं संजय दत्त के लिए उनको खड़े होते देखा। तो मैं देखता था कमाल के आदमी है। तो मेरा भी संबंध था, मैं सोचा मैं कभी संकट में पड़ूंगा तो ये खड़े रहेंगे। लेकिन इसी से कभी मौका नहीं आया? हाँ, कभी ऐसा मौका आया नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता तो जरूर। वो अमर सिंह जी अमर हैं, उनकी समीक्षा होगी, बहुत लोग बहुत तरह से कर सकते हैं, उनके विरोधी भी बहुत रहे हैं राजनीति में, लेकिन कुछ बातें थी अमर सिंह जी की जो एक बार अतुलनीय थी। हाँ कह देते थे, उसके साथ खड़ा हो तो खड़े रहते थे। ऐसा कोई पॉलिटिशियन हुआ नहीं भारतीय राजनीति में? नहीं, हम नहीं जानते, हम जो जितना उनको हम जान पाए, बाकी तो दुनिया अथाह सागर है ना भैया, बहुत तरह के लोग रहे, लेकिन वो सच में वो शायद उनकी एक और आदत थी ना कि अगर उनका कोई दुश्मनी होता था ना, अगर वो सही रास्ते पे होता था तो बोलते थे देखो वो ठीक रास्ते पे है, उससे ज्यादा पंगा मत लो। ये भी मैंने अमर सिंह को कहते हुए देखा है, सुना है। अब सीधे मोदी जी की बात करिए। अमर सिंह जी रहते कोई बीजेपी में थोड़ी आए थे, थोड़ा सिंपैथी हो गई थी लास्ट में, बयान मोदी के लिए बयान देते, मोदी जी के लिए। क्यों? मैं डरता था, अरे यार मैं बीजेपी में आ गया हूँ, कहीं हमारे पार्टी को गरियाने न लगे। बट मैं देखा कि वो पहली जो मुलाकात हुई मेरा सांसद बनने के बाद, तो उनको बोले कि सही पार्टी में गए लव। अच्छा, हाँ सही पार्टी में गए लव। तब अपने वो पॉलिटिकल स्थिति के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे वो। हाँ लास्ट में तो हाँ, लेकिन वो तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अमर भैया का ऑब्लिगेशन तो रहे हमारे ऊपर। तो ये सारी चीजें मैं उनको बीजेपी में आपको कौन लेके आया यहाँ पे? कौन नाम है, थोड़ा नाम बताइए जो लेके एंट्री का 2014 में आपको टिकट मिल गया दिल्ली से? मोदी जी। मैं 2012 में जब नीतीश जी ने वो डिनर कैंसिल किया था, याद है आपको? हाँ। तो वो डिनर कैंसिल करना हम जैसे बिहारियों को चुभ गया। हमें लगा नहीं ये हमारे बिहार के आतिथ्य भाव का ये अपमान है। तो उसमें बिहार 100 साल का हुआ था, शताब्दी समारोह मन रहा था। तो हमने अपनी एक टीम बनाई और हम लोगों ने गुजरात में बिहार शताब्दी समारोह किया, नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया। उस समय तक ये लगने लगा था कि शायद मोदी जी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं और होने चाहिए, ऐसा मन कहता था। तो वो सूरत में कार्यक्रम था, अभी भी आप जाएंगे मनोज तिवारी इन सूरत विद नरेंद्र मोदी डालेंगे तो 24 करोड़ लोगों ने देख लिया है उस वीडियो को। 2 लाख से ज्यादा लोग थे, हम लोग सब बिहारी। और तभी हमने कहा था कि मोदी जी के लिए गीत गाया था कि केवड़िया खोला ये बाबा, केवड़िया खोला ये बाबा, अले गुजरात के बिहारिया केवड़िया खोला ये बाबा, दरवाजा हे भोलेनाथ इस व्यक्ति के लिए दरवाजा खोलिए। तो चल गया वो। तो वहीं से आपके साथ ट्यूनिंग बनी मोदी जी के साथ? वो बहुत सम्मान दिए, वो सम्मान दिए कि मैं तो सोच ही नहीं पाया गुजरात के सीएम हमको इतना कैसे सम्मान दे सकते हैं, जबकि राहुल गांधी हमारे बगलिए के थे। भाई हम लोग काशी में रहने वाले और बगल में अमेठी के वो शहजादे हुआ करते थे, लेकिन कबू एक बार किसी से बुलवाए भी नहीं कि भाई देखो मनोज तिवारी, हम लोग बड़े आर्टिस्ट थे कि कभी उसको बुलाओ चाय पीना है, नेवर।
तो नरेंद्र मोदी जी, बाकी राजनाथ सिंह जी उस समय अध्यक्ष थे, वो भी बहुत मानते थे हमको। तो जो मुख्यमंत्री थे तभी से हमको बहुत मानते थे। हाँ, जो वो मुख्यमंत्री थे तब मैं उनकी सभाओं में गीत गाने गया था एक आध बार, तो रिस्पेक्ट बहुत था उनका हमारे लिए। गाना तो हम बहुत लोगों के लिए गाए हैं। प्रचार में जाते थे, प्रोफेशनली गाते थे। प्रचार करने के लिए जहां दिल जुड़ा। फोन किसका आया था कि आप चुनाव लड़ लिए दिल्ली से? सुषमा दीदी का, सुषमा स्वराज जी का। क्या कहा? पहले मुझे कहा गया था कि बक्सर से लड़ोगे। नितिन जी उस समय दिल्ली के प्रभारी थे जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया था, जब यहाँ 2013 का चुनाव होने वाला था, विधानसभा का। हाँ, विधानसभा का। तो नितिन गडकरी जी हमको पार्टी ज्वाइन करा दिए। उनका भी बहुत प्रेम है हमारे लिए। फिर भेजे हमको राजनाथ जी से मिलने, और लेकिन हमको ये बोले थे कि तुमको चुनाव लड़ेंगे बक्सर से। तो बाद में जब चुनाव आने लगा, सुषमा जी का फोन आया। सुषमा जी बोली, बेटा हम लोगों ने निश्चय कर लिया है, अब तुम दिल्ली से चुनाव लड़ोगे। अब बक्सर से चेंज होकर दिल्ली हो। हाँ, तो फिर फिर बोले ये लो धर्मेंद्र प्रधान जी बात करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी आए, बोले मनोज भाई ऐसे 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 आपको ये हमने नाम लिख दिया। आपको डर नहीं लगा तब कि मैं कैसे जीत पाऊंगा? अरे डर लगा कि हम कांप गए। हम कहा भैया, हम तो जानते ही नहीं थे, मैंने हम नहीं जानते थे। तो फिर मैंने तुरंत फोन मिलाया नितिन गडकरी सर को कि सर ये फोन आया था सुषमा दीदी का, बोल रहे। बोले हाँ मनोज, यही डिसीजन हुआ है और तुम यहीं से लड़ो, चिंता मत करना, हम खड़े हैं। बड़ा फिर मैं याद है मुझे उस रात में गया था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एंट्रेंस गेट किधर है देखने गया था, और 2 घंटे जाम में फंस गया था शास्त्री पार्क पे। आज 2 मिनट लगता है पार करने में, उसको 1 सेकंड का स्टॉप नहीं है। सब ठीक कर दिया। होनी थी, वो लिखा था हमारे हाथ में, लकीरों में दिल्ली थी। दिल्ली थी। दिल्ली थी। तो कभी वापस जाने की इच्छा नहीं है कि कभी अपने बक्सर वापस जाएं, वापस चुनाव लड़ें? नहीं, बक्सर तो हम तब भी नहीं गए थे भाई, हम पॉलिटिकली तो कभी बक्सर नहीं गए ना। तो काशी आपका कार्य क्षेत्र रहा है, काशी में आप लंबे समय तक रियाज किए, वहाँ पे तो जाते रहते हैं। पढ़ाई हुई ना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहीं से आदर्श इंटर कॉलेज में ईश्वर गंगी पे इंटरमीडिएट हुआ। तो उसका एक अलग कनेक्शन है। लेकिन अब मैं अपने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा के क्षेत्र के, मैं घर घर पहुंच चुका हूँ, गली गली पहुंच चुका हूँ। बनारस का क्या खास कुछ यादगार पल बताइए बनारस में जो आप रहे हैं उस दौरान, आपको याद आता हो कि ये बनारस की ये चीजें मैं बड़ा मिस करता हूँ अभी? नहीं, मिस करने की आवश्यकता ही नहीं है, चले जाते हैं। माँ रहती हैं बनारस में, तो अब तो क्या देखिए, इतनी कनेक्टिविटी हो गई, और थोड़ा सा प्लान करिए समय से पहले तो किराया भी बहुत सस्ता मिल जाता है। तो अब दूरियां घट गई देश के कोने कोने की। तो मैं बनारस हर 15 दिन में माता जी के चरण में रहता ही हूँ। तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की खुशबू, वो लंका का लौंग लत्ता, दूध, और 80 घाट की बैठकी, रीवा कोठी का वो म्यूजिक का रियाज, दशाश्वमेध घाट पे राम में रात, ये सब कोई भूलने वाली चीज़ नहीं। शीतला मैया का दरबार, दुर्गा कुंड दुर्गा मैया का वो स्थान, जहाँ से जीवन की एक नई कहानी शुरू हुई। उस समय आपको किसी से प्यार हुआ था कि नहीं? अब आके क्यों पूछ रहे हैं? उस समय की जब पढ़ रहे थे या जब रियाज कर रहे थे, जब लंका में बैठते थे? अब उन चैप्टर को मत खोलिए। कुछ तो बताइए, या केवल व्यस्त थे अपने रियाज में, अपने पढ़ने में? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग थे जो पसंद आते थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी बनती गई। तो क्या हम कई बार होता है ना, कहने में देर कर जाते हैं तो गाड़ी छूट जाती है। ऐसे कितने बार हुआ कि जो देर हुआ गाड़ी छूट गई? 1-2 बार हुआ है, पर जो हुआ वो शायद वही अच्छा था। अफसोस होता है क्या कभी? अफसोस नहीं है, क्योंकि शायद जो हुआ वही ठीक था। कुछ अफसोस भी है
कुछ अफसोस भी लाइफ में है, जहाँ चीज़ें बन के भी बिगड़ गई। आपको पता होगा, मेरी पहली शादी टूट गई, तो अब वो तो अफसोस ही अफसोस है। मेरी बड़ी बेटी के जीवन में, बेटी से तो आप मिलते रहते हैं। हाँ, मिलता रहता हूँ, पर देखिए मैं दुनिया भर के लोगों को बोलूँगा, अलग होने के पहले ना 1000 बार सोचो। पति पत्नी अलग होके रह सकते हैं, बच्चों पे जो गुजरती है वो बहुत बहुत प्रभावकारी है, बहुत नकारात्मक है। आप बच्चे की ज़िंदगी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, ये मैंने महसूस किया जीवन में। इसलिए बच्चों के होने के बाद जीवन बदलना सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद को मानने का एक तरीका है, ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, नहीं बचा। कर रहा हूँ कोशिश, बच्ची तो हमारे पास आती जाती है, लेकिन आती जाती है। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने एबीपी से मैं बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रेम प्रताप भाई।